नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज चाइना बहुत गुस्सा है। चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ अनाप शनाप नाम रख दिए हैं। आप पूछोगे ये तो चाइना पहले भी कर चुका है ना। हाँ बिल्कुल, मगर इस वक्त देखो, चाइना इस सब के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट में एक्सपोज कर दिया है चाइना के एयर डिफेंस को, कि चाइना का एयर डिफेंस HQ-9 इतना ज्यादा वीक है कि इसको आराम से हम जैम करके आगे निकल गए और पाकिस्तान में जो भी टारगेट्स थे उनको हमने हिट कर दिया। आप देख पाओगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर का, द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। ये बात हम सब एक्सेप्ट करेंगे। इंडियन मिलिट्री ने आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको आप कह सकते हो एक फ्लॉलेस विक्ट्री। और इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप देखोगे सबसे बड़ी हाईलाइट ये निकल के आई है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बैठा रहा, सुखोई 30 आया, जैम कर दिया चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद रफाल आगे निकल गए। इससे बेसिकली जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये इतना एक्सपोज हो चुका है कि शायद ही पाकिस्तान के बाद कोई और देश चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि चाइना ने जिस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है ना, इसके बाद चाइना S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पीछे पड़ जाए। क्योंकि ये बात तो साफ है, चाइना खुद के एयर डिफेंस सिस्टम का लंबे समय से भरोसा करता नहीं था। इसलिए इवन दो ये क्लेम करते थे कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तब भी रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया। हमारे पास तो देखिए लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं, तो हमने परचेज किया है S-400। ना अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है, वहां पर क्या क्या यूनिक बातें लिखी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया है, ये है इंडिया मेड आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मगर इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन करने में। फिर आगे ये जो लाइन है ना, ये चाइना सुनकर बहुत गुस्सा होगा। इंडिया ने ओपनली यहां पर यह कहा है कि भारत की एयरफोर्स ने बाईपास कर दिया और जैम कर दिया पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को, कंप्लीटिंग द मिशन इन जस्ट 23 मिनट्स। 23 मिनट हमको लगे थे ऑपरेशन सिंदूर के अंडर पाकिस्तान में जो भी ये टारगेट्स थे इनको हिट करने में। और इससे भारत साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल एज है। ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। फ्यूचर में अगर मान लीजिए चाइना भी सोचता है भारत पे आक्रमण करने का, अटैक करने का, तो चाइना को भी 50 बार सोचना होगा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडियन जैमिंग इक्विपमेंट के सामने कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, क्या एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम किया जा सकता है? देखो, घटिया एयर डिफेंस सिस्टम होगा जैसे चाइना का ये HQ-9 था, लो क्वालिटी, तो बिल्कुल आसानी से जैम हो जाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम करना रिलेटिवली काफ़ी मुश्किल है ना। सुखोई में हमने क्या किया था कि साल 2024 में हमने अपग्रेडेशन करी इसके EWS में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में हमने काफ़ी अपग्रेडेशन करी। इसमें हमने क्या किया कि जैमर पॉड, नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर्स, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, ये सब डाला। और अब पाकिस्तान के अगेंस्ट यही अपग्रेडेशन हमने इस्तेमाल किया है और इसके फ्लॉलेस रिजल्ट सामने आए हैं। चाइनीज मिलिट्री के लोग, चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट, ये आज के समय ना इस बात को छुपा नहीं पा रहे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। आप देख पाओगे चाइना बिल्कुल चुप है। एक उनकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा कि उनका HQ-9 इतना बुरी तरीके से फेल क्यों कर गया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम किया जा सकता है, वेल इसको लेकर बहुत सारे क्लेम्स हैं, मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो रशिया क्लेम करता है कि इनके पास बहुत बढ़िया एंटी जैमिंग, या फिर जिसको हम कहते हैं ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इनके पास बहुत अच्छे हैं, जिससे S-400 कभी जैम होगा नहीं। बाकी ऑफ कोर्स अमेरिकन कहते हैं कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी जैम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने ओपनली दुनिया को दिखा दिया है कि ये है जी चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ऐसे इनको जैम किया जाता है। जो जानकारी और जो ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने करी है ना, अमेरिकन्स भी इसको प्रॉपर्ली देख रहे हैं, अमेरिकन मिलिट्री भी इसको ऑब्जर्व कर रही होगी। और मैं पहली बार देख रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये सब, जब डिटेल्स हमने सामने रखी है ना लगातार कई दिनों से, इंडिया ने दुनिया को बताया है कि दिस इज द रियलिटी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपने आर्टिकल में कह रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने कई गुना ज्यादा डैमेज किया है पाकिस्तान पर। इनके आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, क्या दिन है,
क्या अजीब सा दिन है आज का। राठी पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, हालांकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सुनना ही पड़ रहा है बेचारे को। बट और जगह आप देखो तो न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के प्रशंसा में बात कर रहा है। कमाल का दिन है आज, हो क्या रहा है। खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर लिखा है कि सैटेलाइट इमेजेस इंडिकेट करती है वाइल द अटैक्स वर वाइड स्प्रेड द डैमेज वॉज फार मोर कंटेन्ड दैन क्लेम्ड एंड अपियर्ड मोस्टली इन्फ्लिक्टेड बाय इंडिया ऑन पाकिस्तानी फैसिलिटीज। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ही मान गया है कि अटैक मोस्टली, चलो मोस्टली ही लगा दिया, कि इंडिया ने पाकिस्तान पर ही किया है। फिर नीचे आर्टिकल थोड़ा सा और पढ़ो तो उसमें ये लोग ये कहते हैं कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी आप अगर देखो फ्रॉम बिफोर और आफ्टर स्ट्राइक्स, तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान की फैसिलिटीज को इंडियन अटैक्स ने बुरी तरीके से डैमेज किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्लेम्स आप अगर देखो, ये कह तो रहे हैं कि इन्होंने इंडियन साइड को हिट किया है, मगर कोई भी सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखा रही कि भारत के किसी बेस पर नुकसान हुआ है। और बाय द वे, मैं एक इंफॉर्मेशन यहां पर यह भी ऐड कर दूं, जो हमारे बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, ये भी अब भारत वापस आ चुके हैं। सो दिस इज अनदर ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है मगर न्यूक्लियर लीक के बारे में कुछ देखो, बातचीत तो हो रही है। मैं फरीद जकारिया का एक शो देख रहा था सीएनएन पर, वहां पर ओपनली डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके पास स्ट्राइक किया गया है। ये सुनिए। Does it mean that finally the United States realized that it had to get involved? That something happened, and all of this moved so quickly. So this entire conflict has basically lasted about 4 days. And when India escalated around about Thursday and Friday and began to attack Pakistani military sites, remember, it went further into Pakistani territory than at any point since 1971. And the reporting indicates that some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers. And that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered. ये सीएनएन कह रहा है, इनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एंकर ने ये बात बोली है। इनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सीएनएन पर, वही ये बात कह रहे हैं। न्यूक्लियर कमांड सेंटर के पास मिसाइल एक्सप्लोड हुआ, पाकिस्तान पैनिक कर गया, यूएस पैनिक कर गया। फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर बोलकर इन्होंने जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको ठंडा करवाया है, नहीं तो बात बहुत आगे निकल जाती। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि भारत खुलकर क्यों नहीं बोलता कि हमने न्यूक्लियर कमांड सेंटर या फिर इनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स है वहाँ पे हमने मिसाइल मार दिया, वेल इसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पिछले 33 सालों से ना, जब भी नया साल स्टार्ट होता है तब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को लिस्ट देते हैं एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, कि ये यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पर अटैक मत कर देना। उस एग्रीमेंट के अंडर ना इंडिया कभी ऑफिशियली बोलेगा ही नहीं कि हमने इनके किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मारा है। ठीक है, हालांकि जानकारी पूरी आपने देखा कि हमारे एयर मार्शल साहब ने भी जर्नलिस्ट को बोला कि अच्छा, किराना हिल्स में पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर स्टोरेज है, हमको पता ही नहीं था, थैंक यू बताने के लिए। वो सार्कास्टिक था। सो अगेन, इंडिया ऑफिशियली कभी ये बोलेगा नहीं, बट पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। इससे रिलेटेड आई थिंक और जो डिटेल्स है ना, ये आने वाले कुछ हफ्तों में आएगी। धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन रिलीज की जाएगी। अभी के लिए पाकिस्तान की जनता को बताया जा रहा है कि सब सही है, शायद अफरीदी बाइक्स वगैरह चला रहा है पाकिस्तान, खुश है वगैरह, ताकि जनता कंट्रोल में रहे और कोई म्यूटनी जैसी कोई स्थिति ना हो जाए। और इस डॉक्यूमेंट को आप और प्रॉपरली पढ़ोगे, यू विल फील प्राउड एज एन इंडियन। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि कोई हमारा एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ना S-400 मतलब के। और मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे हम राफेल की भी बात कर रहे हैं कि कोई भी एसेट भारत ने इस ऑपरेशन में नहीं गवाया है। इधर आप देख पाओगे, ऑल स्ट्राइक्स वर एग्जीक्यूटेड विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट्स, अंडरस्कोरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आवर सर्वेलेंस, प्लानिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। सो दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और आई थिंक इन द फ्यूचर और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सामने आएगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर
आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ, और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।